हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का शॉर्ट रिवीजन, जहां पे आप लोगों को मेरे चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्या है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे। उससे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी हम शॉर्ट रिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं में संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यानी इन सब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके बाद कुछ संख्याएं हैं जैसे गुणनखंड है, गुणनखंड से लॉ सौ मौ सौ, यानी इस सब संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उस संख्याओं के जो सम्मिलित रूप होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं -2, 2/3, √3, √3/2, 2 + √3। ये सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं हैं, यानी रियल नंबर्स है। तो यही सब संख्या के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि इस सब संख्याओं के बारे में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप है, तो पहले ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब Q का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तो Q का मान अगर 0 के बराबर होने का मतलब हो गया P/0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 है तो उसका जो मीनिंग होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी वो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए किसी भी संख्या के नीचे में 0 है यानी वो संख्या क्या? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिभाषित संख्या है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, 2 हो गया, -2 हो गया, 3/2 हो गया, -3/2 हो गया, यानी ये सब जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। सिर्फ नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं। अब हम 0 की बात करते हैं, तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं। तो 0 परिमेय संख्या है। कैसे? तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी ये P/Q के रूप में लिखा गया। क्योंकि यहाँ पे P का मान 0 है, Q का मान 0 नहीं है, और हमने जो डिफिनेशन लिखा है उसमें हमने ये बोला है कि परिमेय संख्या होने के लिए Q का मान 0 नहीं होना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 0 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब हम पढ़ाए अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या हो गया वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए √3, √2/√3, क्यूबिक √5 ETC। यानी इस सभी संख्याओं को हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। अब चलिए, अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है क्वेश्चन जो है कि पाई एक संकेत है। पाई क्या है, एक मैथमेटिक का एक सिंबल है, संकेत है। इसके बारे में पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि पाई जो है सो अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, उसके बारे में एक बार सोचते हैं कि पाई का मान जो हमने लिखा है 22/7, ये क्या है। तो चूंकि ये PYQ के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो अब हमको क्लियर हो गया होगा कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो अब आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सम संख्या, विषम संख्या। क्योंकि ये आसान है, लेकिन इससे भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम बता देते हैं। सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या कहने का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उस संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि सम संख्या का जो जनरल फॉर्म है, यानी कि सम संख्या का जो व्यापक रूप है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में बता दिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब कहता है कि सम संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सम संख्या का सामान्य रूप जो होता है वो होता है 2n, जहां पे n का मान जो है 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी आपको जितना ज्यादा निकालना है n का मान उतना डालिए और सम संख्या आ जाएगी। अब हमें पहली सम संख्या निकालना है, तो n का मान क्या डालेंगे, 1। तो पहली सम संख्या के बारे में बात करते हैं। पहली सम संख्या तो कितना हो जाएगा, n बराबर 1, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। दूसरी निकालेंगे तो n का मान 2 होगा। इसी प्रकार हम सम संख्या का मान निकालते जाएंगे। अब जो अगला है वो है विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब हो गया कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का जो जनरल फॉर्म होता है, इसको हम 2 तरह से बताते हैं। एक चीज, जब n का मान प्राकृत संख्या हो तो विषम संख्या का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा। और एक चीज, अगर n का मान प्राकृत संख्या हो तो विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या, तो इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो यदि n प्राकृत संख्या हो, अर्थात n का मान क्या होना चाहिए, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप जो होता है वो होता है 2n - 1। यानी इस फॉर्मूला में हम n का मान देते जाएंगे और हमारी विषम संख्या जो है आता जाएगा। जैसे अगर हम निकालते हैं पहली विषम संख्या बराबर पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या यानी कि n बराबर कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे 2 गुना 1 -1, यानी कि 2 - 1 बराबर 1। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, विषम संख्या निकालता जाएंगे। यानी कि जो मैं विषम संख्या निकालना है उसमें n का मान उतना डालेंगे और वही हमारी संख्या जो आ जाएगी। अब जब यदि n पूर्ण संख्या हो, तो जब n पूर्ण संख्या है, यानी n का मान कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तब इसका जो सामान्य रूप हो जाएगा, सामान्य रूप वो होगा 2n + 1। यानी इसमें हम अगर पहली विषम संख्या निकालना है तो n का मान 0 होगा। तो पहली विषम संख्या के लिए n का मान क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से हम मान डाल देंगे 2 गुना 0 + 1 यानी कि 1। यानी कि दोनों अलग अलग संख्याएं के लिए विषम संख्या का जो सामान्य रूप है वो बदल जाता है। अगर n प्राकृत संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर n पूर्ण संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला। यानी कि विषम संख्या का जो जनरल फॉर्म है वो डिपेंड करता है कि संख्याएं किस प्रकार की दिया है, प्राकृत संख्या दिया है या पूर्ण संख्या दिया है। तो हमारा जो सम संख्या था और विषम संख्या था उसके बारे में हमने बता दिया। अब अगला जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है।
अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि वैसी संख्याएं जो केवल एक को छोड़कर स्वयं अपने से कटे, यानी जिसके केवल मैक्सिमम अधिक से अधिक दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं 2 तो 2 किस किस से कटता है? 1 और 2। 3 की बात हम करते हैं तो 1 3, 5 की बात करते हैं तो 1 5, यानी ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक को छोड़कर स्वयं अपने से ही कट रहा है। 1 के बाद 2 है, इसमें 1 के बाद 3 है, इसमें 1 के बाद क्या है? 5 है। तो ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। इससे जो प्रश्न आता है वो आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितना है? 2। अब चूंकि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इस दोनों को एक सम्मिलित रूप से नाम दे दिया सम अभाज्य संख्या, और वो एकमात्र एक 2 ही है जो सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या के बारे में बोलेंगे, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कितना है? 2। तो अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो 2 है, और सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्याएं का मतलब हो गया कि जिस संख्याओं का मौसो एक होता है, मौसो यानी कि महत्तम समापवर्तक एक हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, वैसी संख्याएं जिसका मौसो एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 और 5, अगर हम 3 और 5 का मौसम निकालेंगे, 3 और 5 का तो हो गया 3, 2 बच गया, यहां से फिर लगाएंगे 3 2, यानी कि इसका जो मौसम आ गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि यदि कोई संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं है तो उसका जो मौसम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिसका मौसम 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है कहेगा कि यदि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का मौसम क्या होगा? क्योंकि अभी हम पढ़ाए हैं कि सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका मौसम क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न को लिखा है यदि ए और बी 2 सह अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसम क्या होगा? ए और बी का मौसम 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और बी 2 सह अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका मौसम कितना होगा? 1 होगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सह अभाज्य संख्या में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट बताते हैं वो है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है कि दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब जो प्रश्न है वह है दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको गुणनखंड करेंगे। यानी कि पहला जो प्रश्न है वह है 360। 360 का गुणनखंड करेंगे 2 से 180 लगेगा, 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अब इसी को हमें इसी सब को क्या करना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 360 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी को अगर हम घात के रूप में लिख देंगे तो 2 का पावर 3 और गुना 3 के पावर 2 और गुना 5। अगला जो प्रश्न है वह है
1440, 2 से लगाएंगे 720, 90, यानी 1440 बराबर जो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। अब अगला जो प्रश्न है वो 7560 है। इस प्रश्न को आप बनाकर आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अब यह था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे कर दें। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रश्न दिया जाएगा कि क्वेश्चन है 720 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात कितना होगा। तो चूंकि 720 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात के बारे में पूछ रहा है, तो 720 का हम करेंगे गुणनखंड। अभी क्या है 720 का गुणनखंड, सॉरी 720 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 360, 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, फिर 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, यानी 720 बराबर जो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि अब चूंकि हमें इसे घात के रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, चूंकि 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2 और गुना 5। अब इसमें में घात लिखना है 2 का, तो चूंकि कोई भी संख्या लिखा है a टू दी पावर n के रूप में, तो a को हम कहते हैं आधार और n को कहते हैं घात। तो इसमें 2 का घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात बराबर कितना है 4, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब आप लोग को बताना है अगला प्रश्न 1440 में 3 का अधिकतम घात क्या होगा। अब इसी पे एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, थोड़ा इसमें एडवांस बढ़ा के क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन दे देगा यदि 6370 बराबर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर m n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 का पावर p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान क्या होगा। तो चूंकि ये सब जो है यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 6370 का रफ में कर लेंगे, 6370 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 3 1 8 5, फिर 5 से लगेगा 5 6 30, 5 3 15 और 5 7 35, फिर लगेगा 7 से 7 9 63, फिर 7 से लगेगा 13 और 13 से लगे 1, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 और गुना 13 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 का पावर p। अब इसको लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 2 और गुना 13 का पावर 1, यानी इस सब का पावर कितना 1 है। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर k इंटू 13 का पावर p। अब दोनों और हम सेम बेस के पावर को कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इधर 2 है बेस और इधर भी 2 बेस है, यानी 2 बेस है, क्योंकि बेस बराबर है तो उसका पावर जो होता है वो ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ से 5 और यहाँ 5, n का मान कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ से अगर हम 7 में देखेंगे तो k का मान हो जाएगा 2 और p का मान कितना हो जाएगा 1। अब हमें m n k और p का मान पता चल गया है, अब इसमें हम m n k p का मान डाल देंगे और जो आंसर आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी m का मान कितना है 1 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 1, यानी कि 5 इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।